अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा स्टार्ट लेते हैं जी हम पहले एएफएम के टॉपिक का। प्रीवियस क्लास में अगर आप रिकॉल करें तो हमने बेसिकली एक फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश की थी कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स थे पॉइंटिंग टूवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स थे एंड देयर वाज अ मोर डिस्कशन ऑन दैट एरिया। इंटायर प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें तो इट वाज थ्योरेटिकल। आज से हम इंशाल्लाह अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलें स्टार्ट ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में ऑफ कोर्स हम एक एक चीज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे आसान मतलब है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रोजेक्ट वी नीड फाइनेंस। फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। अब आप किसी भी सोर्स से पैसा रेस करेंगे उसकी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आसान सा मतलब बता दे तो एक सिंगल लाइन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है। ये क्या है भाई? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा लैपटॉप करीब लाते हैं। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात है कि सर अगर कोई फ्री में पैसे दे देता तो मजा आ जाता, जबरदस्त। आपको पता है फ्री में पैसे सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों से मिलते हैं। वो हैं आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी ऑफ कोर्स अब्बा जी आपके, वो माशाल्लाह आपको फ्री में पैसे दे देते हैं। बाकी माँ जी आपकी जो है वो आपको फ्री में माशाल्लाह दुआएं दे देती है। बाकी मेरे भाई दुनिया में कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं। तो कौन, इसलिए याद रखिएगा एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी सुन लें भाई, अपने पेरेंट्स की कदर करें। सिर्फ जबान से नहीं, दिल से भी। बहुत आगे जाओगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आगे जाओगे। ये चीज आपको सिर्फ दुनिया में नहीं इसके बाद भी काम आएगी। क्या चीज? पेरेंट्स की कदर करना। आई हैव सीन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की खिदमत। आई हैव सीन पीपल बहुत आगे के दुनिया में भी और आखिरत में तो फिलहाल मैंने देखा नहीं भाई। तो लेकिन उम्मीद यही है लाजमी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि पेरेंट्स की दुआओं से लोग आखिरत में भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पे बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगला बड़ा अच्छा सवाल है। अब आपसे कोई पूछे यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव बता दो, लंबी बातें नहीं हो रही हाँ। somebody is asking a very simple question from you कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? गुड पॉइंट। ऑब्जेक्टिव तो बेटा सुन ले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या बात है, क्या बात है। ये क्यों है इस पर भी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सवाल ही पैदा होता है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्यों है? अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। आना चाहिए ना, दिमाग में आना चाहिए यार। ऐसे सवाल का आना भी बताता है कि भाई माशाल्लाह काम कर रहा है। गुड है, गुड है, गुड है। सुन ले, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए और फिर मुझे मालूम करना है, आई नीड टू नो कि जो डिफरेंट सोर्सेज से हम पैसा रेस कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट हम बेयर करेंगे। और भाई फाइनेंस तो रेज ही तब करूंगा ना जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी तो फाइनेंस क्यों रेस करूंगा? तो बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ जाएंगे उस वक्त जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो।
इसीलिए हम कहते हैं यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। अब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई, आप जो डिफरेंट सोर्सेस से पैसा रेस करेंगे, हर सोर्स की कोई ना कोई कॉस्ट है विच यू हैव टू बेयर। सिर्फ बगैर कॉस्ट के मसला है, पैसे नहीं मिलेंगे, फंड्स नहीं रेज होगा। हर सोर्स की कोई ना कोई कॉस्ट है विच यू हैव टू बेयर। एक छोटी सी एग्जांपल यहां समझाने के लिए, सक्सेस की कॉस्ट है हार्ड वर्क, और नॉर्मल हार्ड वर्क नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करते हैं, इट मींस वंस यू हैव डन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट मींस सक्सेस के लिए जो चाहिए वो कर दिया आपने, तो डेफिनेटली अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मेहनत ना करें और बस आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहें कि जी एक दिन हम उठेंगे और सब तब्दील होगा, सब तब्दील होगा लेकिन फिर पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे। यू नीड टू वर्क हार्ड, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको माजरत के साथ, अदरवाइज मसला है। आपको डिसकंफर्ट जोन में जिस दिन आप कंफर्टेबल होना शुरू हो चुके हैं, हो जाएंगे, यू विल गेट द सक्सेस। अदरवाइज मसला है सर। 12-12 घंटे सोना, 4-4 घंटे सोशल मीडिया पे लगा देना, सक्सेस नहीं मिलती माजरत के साथ। पेरेंट्स से फिर बंदा सुनता ही रहता है। खैर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे वापस आते हैं, लेट्स सी। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमारी कंपनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा रेस करेगी, हर सोर्स की कोई ना कोई कॉस्ट होगी। सबसे पहले हमें वो कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसको लेते हुए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं। इसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। क्यों वेटेड एवरेज कहते हैं, फॉर्मूले के थ्रू आई एक्सप्लेन इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल। तो सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं, तो आपकी कंपनी कहां कहां से पैसा रेस कर सकती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस कर सकती है। अगर आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करती है, तो जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी उस कॉस्ट का नाम है केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, फंड्स रेस करेगी, ऑब्वियसली यू हैव टू बेयर द कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैप एम से, कैप एम से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल, ए फॉर एसेट, पी फॉर प्राइसिंग, एम फॉर मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। केई को हम कैपएम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम केई को डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम केई को एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑब्वियसली तो समझे पहले ही लेक्चर है, हमने कोई अभी एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन का हमें कोई आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ, एक तो आप जब एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन पढ़ेंगे, तो इसके अंदर एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन में जिसको प्रेपोजिशन टू भी कहा जाता है, इसमें जो चेंज आ चुका है आप ऑफकोर्स उसी चेंज के तहत पढ़ोगे, पहली बात। यानी कि एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन जब हम पढ़ रहे होंगे, जो एसीसी चेंज ले आ चुका है, उस चेंज को आए हुए भी टाइम हो चुका है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली जो न्यू पैटर्न है एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन का, वही चीज पढ़ोगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, काम आएगा बहुत ज्यादा अभी, हालांकि हमने कुछ पढ़ा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन एक्चुअली कैपेम का ऑल्टरनेटिव है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, वहां एक्चुअली आप एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो अभी आपने एटलीस्ट एक चीज सीख ली कि यार एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन, मिलन एंड मॉडगिलानी की जो टैक्स इक्वेशन है, जिसको एम एम प्रेपोजिशन टू भी कहा जाता है, यूज कहां होता है,
जहां कैपेम को हम यूटिलाइज ना कर सकें क्वेश्चन में। एक्चुअली एमएम प्लस टैक्स इक्वेशन आप कह सकते हैं कैपेम का ऑल्टरनेटिव है। किन सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ, क्या होगा, सब पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। अभी तो मैंने आपको एक हल्की सी डायरेक्शन दी है भाई, कि जहां कैपेम यूज ना हो सके उसका ऑल्टरनेटिव हम यूज कर लेते हैं, जिसका नाम है एमएम प्लस टैक्स इक्वेशन। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करते हैं, जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है उसका नाम है केई। अच्छा, ये आपकी कंपनी अगर इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करती है, जो कॉस्ट आपको बेयर करनी है, दैट इज केई। बात होगी थोड़ी सी आगे चलते। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेट की फॉर्म में पैसा रेस करती है, यानी कि लोन लेती है, तो कॉस्ट क्या होगी? ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेट की फॉर्म में पैसा रेस करती है, तो जो कॉस्ट है दैट इज के डी वन माइनस टी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सवाल ये पैदा होता है कि सर डेट के केस में आपने कहा जो कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी, दैट इज के डी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। के में तो आपने वन माइनस टी नहीं किया, उसकी एक लॉजिक है। देखो, हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डिविडेंड इटसेल्फ आफ्टर टैक्स होता है, तो मैं के के साथ तो वन माइनस टी नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम डेट की फॉर्म में पैसा रेस करेंगे, तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट टू द डेट होल्डर्स, टू द लेंडर्स जिनसे हमने लोन लिया है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। ये जो आपकी कंपनी ने, ये जो आपकी कंपनी ने बेसिकली लोन लिया है, उस लोन पर अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट से टैक्स सेव होगा, इसलिए केडी वन माइनस थ्री। डिविडेंड देने से टैक्स सेव नहीं होता, इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है। व्हाट डिड आई से? डिविडेंड देने से टैक्स सेव नहीं होता, इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए के डी वन माइनस टी। ठीक है जी। अगर आपकी कंपनी डेट की फॉर्म में लोन लेगी, उस लोन पे ऑफ कोर्स आप इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट देने से आपका टैक्स सेव होगा। आपकी नॉलेज के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, नॉलेज के लिए। आंसर जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे मेरे, तो बताऊंगा। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां कंपनी इंटरेस्ट तो देती है, लेकिन उस इंटरेस्ट से टैक्स सेव नहीं होता। रिपीट, माय क्वेश्चन इज, गिव मी द नेम ऑफ दैट सिचुएशन जहां कंपनी इंटरेस्ट तो देगी भाई, टैक्स सेव नहीं होगा। तो वो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है। फिर भी जवाब ना मिले तो प्लीज रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेगा, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा आपको इंशाल्लाह। खैर, आपके सिलेबस में भाई डेट पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उससे टैक्स सेव होता है। अच्छा, जब हम केडी वन माइनस टी निकालेंगे, इसमें बड़ी वैरायटी है यार, बड़ी वैरायटी है, मजा आएगा आपको, क्योंकि लोन की टाइप्स है। बैंक लोन एक लोन है। आपकी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर्स दो तरह के हो सकते हैं। स्ट्रेट डेट हो सकता है, स्ट्रेट डेट मींस विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। कन्वर्टेबल डेट हो सकता है विद कन्वर्जन ऑप्शन। स्ट्रेट डेट में कैसे के डी वन माइनस टी निकलेगा, कन्वर्टेबल में कैसे कैलकुलेट होगा के डी वन माइनस टी। प्लस डेट की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, बॉन्ड की बात करें, रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं। तो बेसिकली जितने भी टाइप्स ऑफ डेट हैं, उन सबको बेसिकली हम इसमें कवर कर रहे होंगे। यहीं पे एक चीज सीख लो, जब हम किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की बात करते हैं ना, प्रोजेक्ट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है भाई। आप शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, हो सकता है आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेते। आप कह सकते हैं सर बैंक ओडीपी तो लोन है, ना 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 ना, बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन नहीं, लोन तो है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे भाई। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओडी को लेके मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कर सकता। ओडी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो बेसिकली ओडी विच इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसको उठा के मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं लगा देना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो यहां पे तो मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लूंगा ना, शॉर्ट टर्म थोड़ी लूंगा। तो लिहाजा जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं, उसमें अगर गलती से एग्जामिनर कोई आपको ओडी दे दे तो उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं लिया जाता। रीजन, ओडी इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैं और आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म डिसीजन। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ओडी नहीं आता। आगे चलते हैं। अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करें, हमारा एग्जामिनर नॉर्मली एएफएम में प्रेफरेंस शेयर्स की बातें नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, तो बेटा जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, नेम ऑफ दैट कॉस्ट इज केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और मजे की बात, जब ऑब्वियसली हम केपी को डिस्कस करेंगे तो हम दोनों तरह की डिस्कशन करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स ऑब्वियसली रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल है तो केपी कैसे आएगा, इरिडीमेबल है तो केपी कैसे आएगा, दोनों को हम कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट ले रहे हैं भाई, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम के, कि यार कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा। और ये भी सुन लें भाई, हर टॉपिक को पहले वन नोट पे सीखने के बाद बाकायदा उस टॉपिक को स्प्रेडशीट पे, एक्सेल पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले यार एग्जैक्टली किस आप कह लें प्रेजेंटेशन आपकी एग्जाम में क्या होगी। तो उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी अच्छी बात है, बच्चे टेंशन नहीं लेते। एक्चुअली टेंशन लेने से मसले रिजॉल्व तो नहीं होते, लेकिन मसले ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक तो टेंशन है, आपने अल्लाह ना करे टेंशन ले ली, तबीयत भी खराब होगी। तो कोशिश करें टेंशन से दूर रहें। खैर आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जी सबसे पहला मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैपेम। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। के इज इक्वल टू आर एफ प्लस, वी हैव गॉट अ ब्रैकेट, आर एम माइनस आर एफ इंटू इक्विटी बीटा। ये तो फॉर्मूला है। अरे सर ये तो कोई फिजिक्स टाइप की चीज है। ना 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 ना, ये फिजिक्स नहीं है मार सकते। अगर फिजिक्स होती ना तो लग पता जाता। तो ये फिजिक्स तो नहीं है भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पढ़ते हैं। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहां पर एक चीज सीख लो, आपकी कंपनी के लिए के कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, से शेयर होल्डर्स के लिए यही चीज रिटर्न है। कॉन्सेप्ट सीख लो हमेशा के लिए। एक चीज एक पार्टी के लिए कॉस्ट है तो दूसरी पार्टी के लिए वही चीज क्या होती है, रिटर्न होती है। एग्जाम्पल एक कौन ले लेते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोन लेकर बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी, आपके लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो आपके लिए कॉस्ट, किसी दूसरी पार्टी के लिए वही चीज क्या होगी, रिटर्न। तो इसी के को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सुनिएगा, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी होल्डर्स भी कहते हैं। मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स। आरएफ पे आ जाए। आरएफ क्या है भाई, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री
रेट ऑफ रिटर्न। अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है भाई? एक्चुअली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। सवाल कि अगर आरएफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और आप कह रहे हैं यार इसका मतलब ये कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इसमें जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है, भाई तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो इन्वेस्टमेंट बताओ, सनु वो इन्वेस्टमेंट बताओ जी, सनु दसो दैट इन्वेस्टमेंट, ताकि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ इन्वेस्ट करिए, ताकि हम वहां पे इन्वेस्ट करें, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट देयर। अबे सबर करो सब, होला हाथ रखो, होला बताते हैं। आरएफ क्या, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मींस आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। अब ये जवाब पे ध्यान दीजिएगा आराम से, हाउ आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कोई आपसे पूछ रहा भाई ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है, जवाब, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं जिसके बारे में आप ये कह सकें कि यार ये इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री है, देयर इज नो सच इन्वेस्टमेंट। फिर एक और सवाल आ गया कि अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इस दुनिया की बात हो रही है भाई, जिसके बारे में मैं और आप ये कह सकें यार ये इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, चाहे वो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या जो आप पढ़ रहे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, यार यहां पे हमने किसी ना किसी को, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री का बेंचमार्क बनाया होगा कि यार फलानी जो इन्वेस्टमेंट है ना भाई, वो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क। फिर उस बेंचमार्क बनाने की कोई रीजन भी होगी ना। अबे ऐसी थोड़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बड़े किसी ने उठे, उन्होंने उठा के किसी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है यार। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी को तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क बनाया होगा, फिर उस बेंचमार्क बनाने की कोई रीजन भी तो होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या है और क्या रीजन है, सुनिएगा। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसे हम ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, टीएफसीज भी कहते हैं हमारे यहाँ, अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो हम कहते हैं यार गवर्नमेंट बॉन्ड्स में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क फ्री का बेंचमार्क है वो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। सवाल कि सर गवर्नमेंट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री का बेंचमार्क कहने की रीजन क्या है? रीजन भी है भाई, रीजन सुनिएगा। वाई वी से कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम मानते हैं यार ये रिस्क फ्री का बेंच, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क है। इसकी रीजन सुन ले। नॉर्मली, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती, नॉर्मली गवर्नमेंट्स कोलैप्स नहीं करती, नहीं डूबती, इसलिए हम कहते हैं अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। देखो वर्डिंग्स में ध्यान दो, मैं कह रहा हूं नॉर्मली गवर्नमेंट्स नहीं डूबती, ऐसा ना हो ना एक बच्चा उठ के आ जाए कि सर इटली की गवर्नमेंट डूब गई, स्पेन डूब गया, अबे मैंने डुबाया, अल्लाह माफ करेगा, मैंने डुबाया। या श्रीलंका बेचारा बैंक करप्ट हो गया, अबे हमने थोड़ी डुबाया है मेरे भाई, हम कहां से डुबाएंगे, अबे हमारे तो पानी नहीं आ रहा था, बंदा जिसमें डूबे अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए पानी के डूबने से। खैर तो पॉइंट ये मेरे भाई, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, नॉर्मली गवर्नमेंट्स नहीं डूबती यार, ये भी तो ध्यान में रखो ना यार। बाज बच्चे फ्री फंड में नाराज हो रहे होते हैं, फलाने कंट्री की गवर्नमेंट डूब गई, वो डूब गया, अबे भाई कंट्रोल, क्या कहा जा रहा है आपको? हम थोड़ी कह रहे हैं गवर्नमेंट कभी नहीं डूबती, हमने आपको क्या पढ़ाया है? हमने कहा नॉर्मली गवर्नमेंट्स नहीं डूबती यार, आप कॉन्सेप्ट भी तो देखो। अब बात समझ में आ गई मेरा? अच्छा जी, अगली चीज, अगेन नॉलेज के लिए, अब मैंने आपको आरएफ का बता दिया भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिलने वाला रिटर्न आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब एक मिनट के लिए मान लो आपका इंटरव्यू चल रहा है, क्या बात, सब ठीक है भाई, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर ने कहा भाई आपकी जॉब पक्की है, बस एक आखिरी सवाल है उसका आप जवाब दे दें।
जॉब कंफर्म है, सैलरी वो कह रहा है हम आपको 4 से 5 लाख रुपए देंगे। आपने कहा यार इसमें तो बड़ा हैंड टू माउथ गुजारा होगा, वो आप एम्प्लॉयर कह रहा है आप देख लो भाई, आपका 4 से 5 लाख में गुजारा होता है या नहीं होता। मैं एम्प्लॉयर कह रहा है इससे ज्यादा तो मैं दे नहीं पाऊंगा। खैर, उससे का क्वेश्चन ये कि आरएफ आप कह रहे हो यार गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न, आपने कहा यस। उससे मेरा सवाल ये, आपके सामने मान लो 3 गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मान लो एक की मेच्योरिटी 3 इयर्स है, एक की 5, एक की 7, या 3, 5, 8 कर लो। उसने कहा अगर आपके सामने 3 गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो हमारा सवाल आपसे ये, आप इन 3 में से कौन सा गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट कैपेम में यूटिलाइज करेंगे, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। आपने कहा सर ये क्या सवाल है सर। हमने सर एग्जाम में गिवन होता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है सर। उसने कहा सवाल समझ में आ गया ना, जवाब दो, इसका आंसर सुन ले। अगर कोई आपसे ऐसी बात करे तो इसका आंसर सुनिएगा। आंसर पता है क्या है? आइडियल, पता है क्या आइडियल? आप एक ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड लो कि उस गवर्नमेंट बॉन्ड की मेच्योरिटी प्रोजेक्ट लाइफ के बराबर हो। तो आइडियल तो यही है भाई, मैं एक ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड ले लूंगा कि उसकी मेच्योरिटी मेरे प्रोजेक्ट के लाइफ के बराबर हो, तो मैं उस गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट एज आरएफ कैपेम में यूटिलाइज कर लूंगा। ये है इसका आंसर। एग्जाम के लिहाज से मुझसे पूछेंगे, गिवन होता है, खत्म। आगे चलो। आरएम, बेटा आरएम है एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा। आरएम एग्जाम में गिवन होता है, कोई कैलकुलेट नहीं करवाता। द वे बैक, किसी जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, तब भाई आरएम भी हम कैलकुलेट किया करते थे, इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अब नहीं है भाई। एएफएम वाले कहते हैं भाई हम आपको आरएम दे देंगे, बस टेंशन ना लो। तो एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन देर आर चार्टेड बॉडीज जहां आरएम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाकायदा बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा होता है, परवाह नहीं होती उनको। जब भी हम क्वालिफिकेशन पूरी करें तो वहां पे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। एसीसी में कोशिश की जाती है यार बच्चा जल्द से जल्द एफिलिएट हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपका जल्दी एफिलिएट होना बहुत जरूरी है। आप जितनी जल्दी एफिलिएट होते हैं तो जाहिर सी बात है, शादी वाले जो आपके मामलात हैं वो भी फिर जल्दी होता है। फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है जिंदगी में, है ना मेरे भाई। अब ये थोड़ी अल्लाह माफ करे कि 50-50 साल तक पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे मेरे भाई। 50 साल तक पढ़ोगे, बाकी बचेगा क्या फिर? चले खैर छोड़ो, वापस आते, ये गलत टॉपिक, आगे इस पे भी बात होगी, फिलहाल नहीं। अच्छा, ये अगली चीज देखें, आर एम माइनस आर एफ। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, आर एम माइनस आर एफ का जो डिफरेंस है, इसका नाम बड़ा जबरदस्त है डिफरेंस का। उस नाम की लॉजिक भी है। आर एम माइनस आर एफ को पता है क्या कहते हैं डिफरेंस को? इसे कहते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा इक्विटी। सवाल के जरा इक्विटी क्यों लिखा? आप बताओ, आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे तो क्या बन जाओगे? इक्विटी होल्डर। बेटा इंसान बनने की बात नहीं कर रहा, अलगाद रखे, मैं कह रहा हूँ आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो आप इक्विटी होल्डर बन जाएंगे। आप सोच रहे हो मैं इंसान बन जाऊंगा? ना 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 ना, देर होगी उसमें तो। खैर, अल्लाह माफ करे, वापस आता है। तो बेटा अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो आप उसके इक्विटी होल्डर बन जाएंगे, इसलिए मैंने इक्विटी लिखा। फिर मैंने लिखा रिस्क। सवाल कैसा, रिस्क क्यों लिखा आपने? आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे तो रिस्क फेस नहीं करोगे? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में बेटा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप रिस्क फेस करते हैं। अब आप कह रहे हैं सर नहीं नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के देख लें। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और अल्लाह ना करे उसके बाद अगर शेयर प्राइस कम हुई, फिर आपको जब 640 वॉट का झटका लगेगा, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा हाँ यार सर सही कहते हैं। जब किसी कंपनी के बंदा शेयर्स खरीदता है तो फिर रिस्क भी फेस करता है। प्रीमियम, आगे लिख रहा हूँ प्रीमियम। अब भाई प्रीमियम क्यों लिखा? हाँ, इसकी भी रीजन है। देखो, प्रीमियम का मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा। कहते हैं ना प्रीमियम प्राइसिंग ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ओ भाई, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप आर एफ कमा सकते हैं।
मान लो RF 8% है, RM मान लो 12 है, इसका मतलब आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम 4% है। तो भाई विदाउट टेकिंग एनी रिस्क अगर आप 8% कमा सकते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज जाने की जो सबसे बड़ी रीजन है यहाँ पे, ये 4% है ना यार। तो वाई वी आर सेइंग इक्विटी रिस्क प्रीमियम। एक्चुअली जब हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वी विल बी गेटिंग द रिटर्न मोर देन RF। क्योंकि यार जब मैं बगैर रिस्क के 8% ले सकता हूं, तो स्टॉक एक्सचेंज में तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट आई विल बी गेटिंग द रिटर्न मोर देन RF। वाई? बिकॉज जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाऊंगा तो मैं रिस्क फेस करूंगा, तो मुझे प्रीमियम चाहिए। मिले ना मिले किस्मत की बात, लेकिन मेरे भाई एक्सपेक्टेशन तो यही होंगी ना स्टॉक से में जाने की कि यार विल बी गेटिंग द रिटर्न मोर देन RF। तो इसलिए RM माइनस RF का जो डिफरेंस है इसका नाम है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एग्जामिनर AFM में क्या करता है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे देता है। अब बाज बच्चे बच्चे होते हैं, उनका बड़े होने का कोई मूड नहीं होता, वो बेचारे इक्विटी रिस्क प्रीमियम में से RF माइनस करते हैं और बस कई का काम कर देते हैं। डोंट डू दैट यार। जब एग्जामिनर आपको इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे रहा है, वो तो डायरेक्टली आपको RM माइनस RF दे रहे हैं ना यार। अच्छा, इसका एक और नाम भी है जो पता होना चाहिए, उसकी भी लॉजिक है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम को समटाइम हमारा एग्जामिनर मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम क्यों कहता है? इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, मार्केट में? मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ना, बस मार्केट इसलिए लिख दिया। रिस्क प्रीमियम तो पता है भाई, जब लगाऊंगा मार्केट में पैसा तो रिस्क भी हम फेस करेंगे, और प्रीमियम मींस मोर देन RF हमारी एक्सपेक्टेशन है विल बी गेटिंग द रिटर्न। आगे चलते हैं जी। अब पूरे फॉर्मूले में एक चीज बाकी है जो अब तक डिस्कस नहीं की, विच इज इक्विटी बीटा। कैसे ये क्या, ये इक्विटी बीटा क्या भला है, बात करते हैं इंशाल्लाह। पहले तो भला नहीं है, अल्लाह माफ करे। बेटा इक्विटी बीटा को समझने से पहले सिर्फ पहले बीटा को समझो। सिर्फ पहले किसको समझो, बीटा को। अच्छा यहां पे सुन ले, मैंने आपको पहली पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक चीज बताई थी, AFM में 10 डेडली सिन है, एक भी गलती ना करना उनमें से, एक भी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। 10 में से चले एक डेडली सिन आज मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे भाई। इक्विटी बीटा को समझने से पहले हमें बीटा पता होना चाहिए। सिर्फ बीटा की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ये मेजर ऑफ क्या है, रिस्क। ओके, बीटा क्या है, मेजर ऑफ रिस्क। अब बेटा जब रिस्क की बात होती है, रिस्क, तो एक्चुअली हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क है। दो तरह के रिस्क हैं जी, एक सिस्टमैटिक दूसरा अनसिस्टमैटिक। ठीक हो गया, समझते हैं हम इसको। पहले अनसिस्टमैटिक की बात करते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसको स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, इवन एलिमिनेट किया जा सकता है। तो अनसिस्टमैटिक क्या है, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, जिसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। सवाल क्या सर, थोड़ा बताएं तो सही, कैसा रिस्क है, कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? बहुत आसान है, बता रहा हूं, सुन ले। देखो, एक एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट मैं हर दफा ही दे रहा होता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं, ये ले लो बड़ा अमाउंट, अज्यूम कर लेते हैं, चलें चेंज करते हैं अमाउंट। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास ₹2 मिलियन। मान लो कि आपके पास ₹2 मिलियन है भाई। ये तो 20 कर दिए तेरा, अबे 2 ही है ना भाई, 2 मिलियन, ओके। मान लो आपके पास 2 मिलियन है, चले तीन तीन जीरो कर देते हैं भाई ताकि आपको मसले ना हो।
ये लो भाई, अब सही है। 2 और 6 zeros। अच्छा, ये आपके पास मान लें कि कितने, 2 मिलियन है। ओके, आगे 2 मिलियन, अब क्या करें? ये जो आपके पास 2 मिलियन है, अगर आप इस सारे 2 मिलियन को उठा के किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, तो पता है क्या होगा? अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी 100% इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आप खुशी में झूम रहे होंगे। और बेटा, अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस कम हुई, आपकी 100% इन्वेस्टमेंट नीचे आएगी। अब भी आप झूमेंगे, लेकिन रिवर्स, चक्कर वाले झूमेंगे आप। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये मेरे भाई, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं किया। आपने तो सारे पैसे उठा के एक जगह लगा दिए। तो आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या नहीं किया, डाइवर्सिफाई नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप एक काम करो समझाने के लिए, अगर मैं 2 मिलियन को 20 से डिवाइड करूं, क्या आएगा भाई? 1 लाख। 1 लाख आ गया। आ गया, यस। अब सुनिएगा, ये 1 लाख जो है, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें समझाने के लिए, तो 1 लाख एज कंपेयर टू 2 मिलियन, 5%। अब सुनना, अगर आप 20 कंपनीज में 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, और हर कंपनी ऐसी कि उसका दूसरे से कोई लिंक ही ना हो, समझे, कोई कोरिलेशन ही नहीं, कोई लिंक नहीं है भाई। अब सुनिएगा, आपने 20 ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि हर जगह आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% इन्वेस्टेड है। अब सुनना, अगर एक कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी तो आपको 5% इन्वेस्टमेंट पे नुकसान होगा। स्टिल 95% चांसेस हैं कि आपको बेनिफिट हो सकता है। सोचे, अगर आपकी दो कंपनीज की शेयर प्राइस कम होती है तो आपको 10% इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा होगा, स्टिल 90% चांसेस हैं कि आपको बेनिफिट हो सकता है। पता है आपने क्या किया? आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब सुनिएगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहता है, एज्यूम करता है इनफैक्ट कैपेम, कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और ड्यू टू दैट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है। और इसी अजम्पशन पे आप काम करेंगे। तो प्लीज यहां देख लें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपेम assumes that investor is having a well diversified portfolio of investment, देयरफॉर भाई अज्यूम किया जाता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, जीरो। तो बेटा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। आप सवाल के साथ जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टर के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ना हो तो, ओ भाई कंट्रोल कंट्रोल, एजम्पशन बता रहा हूं भाई। मैंने बनाया कैप है ना, मैंने थोड़ी बनाया, मैं तो आपको अजम्पशन बता रहा हूं इसकी भाई। और ये भी सुन लें, जो अजम्पशन आपसे हजम ना हो, लॉजिकली वही चीज उस मॉडल की लिमिटेशन होती है। जो अजम्पशन आपसे लेकिन भाई सीधी सीधी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो आपकी लिमिटेशन है, मादरत के साथ। लेकिन अगर मेरे भाई एक वाकई अजम्पशन है जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, तो फिर वो उस फॉर्मूले की लिमिटेशन है। खैर बेटा, यहाँ पे तो हम काम किस पे करेंगे, इसी अदम्पशन पे काम करेंगे कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इन्वेस्टी की बात नहीं हो रही। इन्वेस्टी तो वो है जिस कंपनी के शेयर्स हम खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टी है। हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर की बात हो रही है कि इन्वेस्टर के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हम अज्यूम करते हैं भाई, अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो। अब अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले यार, अगर हम अज्यूम कर लो यार, अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भाई एक चीज सुन ले,
फिर आप कैपेम को छोड़ दें, फिर आप पोर्टफोलियो थ्योरी पे जाएं। वहां फिर आपको टू एसेट पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा और भी मिल जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है भाई। प्लीज आपने कैपेम पे ही काम करना, क्योंकि पोर्टफोलियो में फिर हम पोर्टफोलियो थ्योरी में हम टोटल रिस्क को लेते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक को। कैपेम में हम अज्यूम कर लेते हैं अनसिस्टमैटिक जीरो है, दैट्स इट। आज हम बेटा दूसरे रिस्क की बात करते हैं। दूसरे रिस्क का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये डाइवर्सिफाई नहीं होता, अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। ये भाई अनडाइवर्सिफाइबल है। सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होगा, ना 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 ना, ये डाइवर्सिफाई नहीं होगा। सिर्फ मैं करके दिखा दूंगा भाई, रहने दे भाई, तू पढ़ के दिखा दे, बड़ी बात है। माजरत के साथ नाराज नहीं होना, तू पढ़ के दिखा दे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तू इसको मतलब माफ करे, मतलब डाइवर्सिफाई करेगा यार, हल्का हाथ रख मेरे भाई, हल्का हाथ रख। कोई चाय भी साइड में रखो, इस पे ध्यान दो, पढ़ा क्या रहे हम लोग। चाय चल रही है, कॉफी चल रही है, साथ में अलग एक और विंडो खुली हुई है लैपटॉप के साथ, यूट्यूब पे चल रही है भाई। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है मेरे। खैर भाई, सिस्टमैटिक रिस्क अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क है, ये आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ये फेस करना पड़ता है। सवाल सर ऐसा कौन सा रिस्क है जो अनडाइवर्सिफाइबल? हाँ, जवाब ले लो, बहुत सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पहली एग्जाम्पल ले लो, अगर आपकी गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे, आप क्या कर सकते हो भाई? टैक्स रेट, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा दे भाई, ये एग्जाम्पल है सिस्टमैटिक रिस्क की। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप तो टैक्स रेट कम नहीं कर सकते ना। अगर आपकी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है बढ़ाओ इंटरेस्ट रेट, अभी तो कम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बढ़ा दे इंटरेस्ट रेट, तो आप क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई बड़े मसले मसाइल किसी कंट्री में हो जाए, सिस्टमैटिक रिस्क। इनफैक्ट पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हमारे लिए सिस्टमैटिक रिस्क है। अबे हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं पॉलिटिकल हालात। तो भाई ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है, अनडाइवर्सिफाइबल है, ये तो आपको फेस करना ही करना। ओके, तो रिस्क का तो आइडिया हो गया, दो तरह के रिस्क आ गए, अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, सारी बातें होगी। आप सुनिएगा बेटा, अब सवाल ही पैदा होता है क्या इक्विटी बीटा क्या है। अब बात होगी इस पर। पहले तो क्लियर कर ले, इक्विटी बीटा मेजर ऑफ रिस्क है। सवाल ही पैदा होता है किस रिस्क को मेजर करेगा, सिस्टमैटिक को या अनसिस्टमैटिक को? तो जवाब मुझे बताओ। कैपेम में तो आप अज्यूम कर चुके हो ना कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो होता है, तो बचा कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक। इसका मतलब क्या, इक्विटी बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। आ जाए भाई, और ये भी सुन ले भाई, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ अब तक सारी थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं। डायरेक्टली मैं आपको न्यूमेरिक्स पे नहीं लाया कि बेटा ये आरएफ की परसेंटेज, ये आरएम, ये इक्विटी बेटा निकाल के ही आप खुश, आप मजा आ गया, ना 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 ना, वी आर नॉट डूइंग दिस। चेक कर ले, मतलब 20-25 मिनट से मुझे लग रहा है मतलब थ्योरी चल रही है भाई, कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स पे आएंगे, डायरेक्टली न्यूमेरिक्स पे आएंगे, देयर इज नो बेनिफिट, जीरो बेनिफिट। बात भी ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगली चीज क्या है, इक्विटी बीटा। हम कहते हैं ये मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि कैपेम के अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है। अच्छा भाई, करता क्या है ये, इंडिकेट क्या करता है? इक्विटी बेटा, एक्चुअली एक तो ये मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क है, इक्विटी बेटा इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट्स हाउ योर इन्वेस्टमेंट विल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन स्टॉक इंडेक्स। बात करते हैं, इंडिकेट्स दैट हाउ योर इन्वेस्टमेंट will respond to the changes at stock index। समझाते हैं भाई क्या कहानी है? देखो,
मान लो अगर स्टॉक इंडेक्स 2% से बढ़ता है और आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ती है, इसका मतलब पता है क्या है? यू आर अर्निंग मोर देन द स्टॉक इंडेक्स, यू आर अर्निंग मोर देन द व्हाट इज हैपनिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल है अगर हमारा रिटर्न इंडेक्स से भी ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, लेकिन याद रखिएगा जो इंडस्ट्री से ज्यादा कमाते हैं, जब इंडस्ट्री में नुकसान होता है ना, तो उनको इंडस्ट्री में नुकसान होने से ज्यादा लॉस होता है। क्यों? जब आपकी अर्निंग ज्यादा है तो फिर लॉस भी आपका ज्यादा है। तो जब स्टॉक इंडेक्स अगर 2 से बढ़ा और आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ रही है, इट मींस योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट। जब आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट से ज्यादा रिस्की है, आप रिटर्न ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर कल को नुकसान होता है तो नुकसान भी ज्यादा होता है। ओके, अब करना क्या है ये सुनिएगा। मैं अब जा रहे हैं न्यूमेरिक्स पे। एक सिंपल सा डेटा लिखूंगा जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे भाई। पहला तो न्यूमेरिक्स के ही निकालना, सेकंड जो उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा इंटरप्रिटेशन सीखना। या इससे फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आंसर निकालना आपको आ गया तो ठीक है, मान लेते हैं बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। इंटरप्रिटेशन भी तो आनी चाहिए ना यार। तो दोनों बातें होंगी इंशाल्लाह। पहले डेटा लिखते हैं। आरएफ ले लेते हैं भाई 6%। आरएम ले लेते हैं चलो 15। इक्विटी बेटा 0। एक और ले लेते हैं। इक्विटी बेटा 0.75 कर लो यार, या 8 कर लेते हैं, चलिए 8 कोई बात नहीं। और वह कुछ नहीं होता। इक्विटी बेटा 1 कर लो यार, 1.5। चारों सिचुएशन में के ही निकालना है। तो ऑब्वियसली जब हम कैपएम में वैल्यूज रखेंगे तो ये परसेंटेजेस रखेंगे, आंसर तो आ जाएगा। पहले तो आंसर कैलकुलेट करना है, फिर उससे बड़ी चीज जो सीखनी है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन। तो दोनों बातें करते हैं। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चेक कर लें, हम सिर्फ मैं अब जाके नंबर्स आए पूरे लेक्चर में। आप पुराना लेक्चर उठाओ, 100% थ्योरी। यहां भी तो चेक कर लें, नंबर से पहले सारी डिस्कशन ही तो चल रही थी। मैंने तो आपको अपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि प्रॉपर बैलेंस रखेंगे भाई थ्योरी और कैलकुलेशन में इंशाल्लाह। इसी को थ्योरी कहते हैं भाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई थ्योरी डिश नहीं होती खाने पीने की, आप खा पी ले और आप बोलो यार अब मैंने थ्योरी की। मां सदके ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बात कर लेते हैं कई चारों सिचुएशन में कई, वन बाय वन। कलर चेंज कर लेते हैं कल। अबे अबे कलर चेंज इसकी बात करो। आप भी ना यार सुधरोगे नहीं। देखो नंबर वन, अगर इक्विटी बीटा 0 है, इसका मतलब पता है क्या? आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं। इक्विटी बीटा 0 को तो यही मतलब है ना कि आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। सवाल ही पैदा होता है अगर हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो बेटा फिर आप जो रिटर्न मांगेंगे, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, लॉजिकली आरएफ के बराबर होना चाहिए। सोचिएगा, अरे भाई जब मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से जो रिटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं? आरएफ। तो पहले का तो यही आंसर होना चाहिए। न्यूमेरिकली भी देख लें भाई, क्योंकि कुछ बच्चों के माशाल्लाह न्यूमेरिक्स ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि मिलने वाले मार्क्स कट जाते हैं, जो दे चुका होता है एग्जामिनर वो भी काट दे, तो काटो इनके मार्क्स। आर एम माइनस आर एफ, और ये 0 है भाई, इस 0 से खुदा के लिए यहां तक सब 0 हो जाएगा। ये ले, सेकंड अब देख लें। अगर आपका बीटा इक्विटी लेस देन 1 है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का इक्विटी बीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। सवाल कैसा लगा? मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट से कम रिस्की है, देन सो व्हाट? गुड क्वेश्चन। बेटा जब आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट से कम रिस्की है, लेस रिस्की है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी रिस्की है। पश्तो में क्या कहते हैं? लोगों ने रिस्की दे। ठीक है जी, कम रिस्की दे। इफ योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट,
तो आप जो रिटर्न डिमांड करेंगे वो भी मार्केट से कम होगा। लॉजिकली के जो होना चाहिए लेस देन आरएम होना चाहिए। भाई जब मेरी इन्वेस्टमेंट का रिस्क मार्केट से कम है तो मैं रिटर्न भी किससे कम डिमांड करूंगा, जो ऑन एवरेज मार्केट में चल रहा है। देखते हैं। के इज इक्वल टू आर एफ 6% है भाई, आर एम 15 है -6, और इक्विटी बीटा है 0.8। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 15 -8 9 आता है, 9 का आप 80% लें 7.2, उसमें 6 ऐड करें 13.2। तो आप देख सकते हैं कि यार स्टॉक्स में एवरेज रिटर्न 15 चल रहा है, हमारा कहीं उससे भी कम है। लॉजिक दे चुका हूं भाई। इक्विटी बीटा लेस देन 1 मींस योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। जब मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट से कम रिस्की होगी तो मैं रिटर्न भी मार्केट से कम डिमांड करूंगा। थर्ड देखें। तीसरी फाइंडिंग, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का इक्विटी बीटा 1 के बराबर है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का इक्विटी बीटा 1 के बराबर है, इसको कहते हैं बेंचमार्क बीटा। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट के सिस्टमैटिक रिस्क के बराबर है। सवाल 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 कि ये सिस्टमैटिक पे इतना फोकस क्यों हो रहा है? ओ भाई, कैपेम में ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जीरो। बचा कौन सा? सिस्टमैटिक। और इक्विटी बीटा मेजर किसको करता है? सिस्टमैटिक को। तो अगर इक्विटी बीटा इज इक्वल टू 1 है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है योर इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू द मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क और मार्केट का रिस्क बराबर है, तो लॉजिकली आप रिटर्न भी वही डिमांड करेंगे जो ऑन एवरेज मार्केट में चल रहा है, यानी कि के विल बी इक्वल टू आर एफ। चेक कर लेते हैं भाई। के इज इक्वल टू 6 + 15 -6 इक्विटी बीटा 1। लॉजिकली ये ले भाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, के ही 15 आ जाएगा, और आना भी यही चाहिए। फोर्थ एंड द लास्ट, अगर आपका इक्विटी बीटा मोर देन 1 है, अगर आपका इक्विटी बीटा मोर देन 1 है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट। व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट, तो जाहिर सी बात है आप रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा डिमांड करेंगे। इक्विटी बीटा मोर देन 1 का मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क मार्केट से ज्यादा है, तो आप रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा डिमांड करेंगे। इस सिचुएशन में आपका के मोर देन आर एम होगा। चेक कर लेते हैं हम। के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम। आर एम 15 है भाई। इक्विटी बेटा आई थिंक 1.5 लिखा था हमने, चेक कर लेते हैं। ऐसे ही। लेट्स सी 15 -6 गिव्स मी 9, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 13.5 + 6, के 19.5% आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, मोर देन आ रहा है। ओके, अब मैं आपको बहुत बड़ी लॉजिक देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अबे ध्यान से सुनिए ना। अबे बाज बच्चे ऐसे होते हैं ना, कहते हैं लॉजिक दे दो लॉजिक। अबे दे रहा हूं लॉजिक, दे रहा हूं, लेकिन जब पूछूं तो फिर वापस भी दे देना। बाज बच्चों को हम लॉजिक दे देते हैं, फिर हम जब पूछते हैं तो सुन लें आप ध्यान से। कुछ कहने वाला हूं। अगर हमें कोई आर एफ ना दे तो ना दे, कोई हमें आर एम ना दे ना दे। मतलब सवाल में एग्जामिनर आर एफ नहीं दे रहा, ओके। एग्जामिनर सवाल में आर एम नहीं दे रहा, ओके। लेकिन सिर्फ एग्जामिनर एक चीज बता दे, इक्विटी बीटा, बस। हमें सिर्फ इक्विटी बीटा बता दे एग्जामिनर, तो हम एटलीस्ट ये बता सकते हैं इक्विटी बीटा को देखकर कि आने वाला के किसके बराबर या किससे कम या किससे ज्यादा होगा। इसका मतलब पता है क्या? कैपेम से जो के आता है वो एक्चुअली रिलेट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के सिस्टमैटिक रिस्क से। तो ये ले भाई, आपसे कोई पूछे यार कैपेम से जो के आता है और रिलेट किससे करता है, उल्टी सीधी आंसर नहीं,
कि जी वैल्यूज रखे तो आंसर आ जाता है, मार सद के ये तरीका है जवाब देने का, इस तरह से जवाब दिया जाता है। यूं देंगे जवाब आप लोगों को? कोई आपसे कह रहा है कैपएम से आने वाले केई की इंटरप्रिटेशन बता दो, आप शुरू हो गए कि रखे वैल्यू से आंसर आ जाएगा, क्या तंग कर रहे हो हमें? अबे आपको क्या तंग कर रहा है वो बंदा? वो तो बेचारा आपसे एक सवाल पूछ रहा था। तो भाई कैपएम से आने वाला जो केई है उसकी इंटरप्रिटेशन है कि यार ये किससे रिलेट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो केई फ्रॉम कैपएम रिलेट्स टू सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई जितना ज्यादा जितना कम सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उसी लिहाज से की आएगा आपके पास। तो अब बेटा हमने कैपेम को लेके सारी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है उसमें। अब जाहिर सी बात है आगे चल के कैपेम में वैरायटी भी आएगी कि डाइवर्सिफिकेशन में कैपेम को कैसे इस्तेमाल करना है, जो भी फॉर्मूले वो आगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, अभी नहीं। और फिर उसी वक्त मैं आपको एक डेडली सिन भी बताऊंगा। आज हम आपको डेडली सिन वो नहीं बता रहे, 10 में से एक ऐसी मिस्टेक है जो बतानी थी लेकिन अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव, अब आप अगर इस लेक्चर को देखें तो इस लेक्चर में आपको ज्यादातर थ्योरी मिलेगी भाई। आप एक चीज दिमाग में डाल लें, हम डायरेक्टली न्यूमेरिक्स पे नहीं आते। पहले एक पूरा बैकग्राउंड थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली डेवलप होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स पे आया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पे बात कर रहे होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैसे आती है उनको डिस्कस करते हुए फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में आएंगे। हर टॉपिक को पास पेपर्स के साथ कवर करवाया जाएगा इंशाल्लाह। तो यार आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने, दे आर मोर देन एनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच जी लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।